हम लोग देखेंगे कि पुर्तगीज के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, आज के वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो एकदम ध्यान से सारा रिवीजन कर लीजिएगा, जितने भी लेक्चर पुर्तगीज के ऊपर हैं। ऑल द लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनडीए पर्पसेस। तो आप उसको तैयार करिए, तैयार करने के बाद जब एक्सप्लेन करेंगे चीजों को तो एक से एक क्वेश्चन जो भी आता जाएगा वो आपके लिए क्वेश्चन आसान होगा। चलिए देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट होगा या आपके सामने होगा नॉट करेक्ट। ठीक है, या तो वो पूछेगा करेक्ट या वो पूछेगा नॉट करेक्ट। उसी के हिसाब से फिर आपको ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? अफोंसो बिकम द सेकंड गवर्नर ऑफ द पुर्तगीज इंडिया। ठीक है, यहाँ पर अफोंसो का नाम आ रहा है, सेकंड गवर्नर्स का नाम आ रहा है और पूछ रहा है कि वो पुर्तगीज इंडिया का था या नहीं था। तो आपका आंसर होगा यस या नो। ही स्टार्टेड बिल्डिंग सेंट एंजेलो फोर्ट एट कन्नौर। क्या उसने सेंट एंजेलो फोर्ट कन्नौर में बनाने की कोशिश की थी या बनाई थी? यस या नो। The Portuguese factory at Kozhikode was attacked by surprise in the locals in 1502 AD. अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर नॉट करेक्ट है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। 1 मिनट बहुत होता है इन चीजों को देखने के लिए, क्योंकि आप अल्मेडा भी पढ़ चुके हैं और अफोंसो द अल्बुकर्क भी पढ़ चुके हैं, नूनो दे कुन्हा भी पढ़ चुके हैं। इन चीजों के पढ़ने के बाद आपको अच्छे से पता है कि इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम सीधे आंसर पे चलते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब है नन, यानी इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो करेक्ट, नॉट करेक्ट है, जो करेक्ट नहीं है। अब आप थोड़ा सा विचार करिए। अगर आपको इस बार भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हमारे इस लेक्चर के नीचे अपना कमेंट दीजिए। कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आया। हम आपको इतना हिंट दे दे रहे हैं कि जो पुर्तगीज फैक्ट्री कोझिकोड में जो अटैक हुआ था वो 1502 में अटैक नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे इस चीजों को देखेंगे और कैसे नन तक पहुंचेंगे ये आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ Tordesillas was significant for the Portuguese expansion in India because it जो ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलीज था 1494 में ये समझौता हुआ था, उसमें कौन सा कारण है, कौन सा सिग्निफिकेंट रीजन है जिसकी वजह से ये ट्रीटी हुई थी? पहला रीजन, गिव पोर्टुगल कंट्रोल ओवर द इंडियन ओशन ट्रेड। एक ऐसा कंट्रोल जो पुर्तगीज चाहते थे, और कहाँ चाहते थे? इंडियन ओशन ट्रेड पे। क्या ये वजह थी? डिवाइडेड न्यूली डिस्कवर्ड लैंड बिटवीन स्पेन एंड पोर्टुगल। स्पेन और पुर्तगाल के बीच में लैंड को डिवाइड कर दिया गया था। ग्रांटेड मोनोपोली ओवर स्पाइसेस ट्रेड इन पोर्टुगल। जो मसालों का ट्रेड था उसमें मोनोपोली लाना चाहते थे, इस वजह से ये ट्रीटी हुआ। या फिर अलाउड पोर्टुगल टू एस्टैब्लिश फैक्ट्री इन इंडिया, या इस ट्रीटी के बाद जो फैक्ट्रीज इंडिया में बननी थी पुर्तगालों के द्वारा उससे उनको ज्यादा बड़ी डील हो गई, या इनकी बड़ी डील मिल गई कि अब तुम इंडिया में अपना पुर्तगीज फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो ये रीजन है, इस रीजन पर आपको आंसर बताना है। अब क्योंकि लेक्चर में हमने टीटी ऑफ टॉर्सिलीज जी इसको नहीं पढ़ाया था, तो इसका हम पूरा एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको कर देंगे कि ये ट्रीटी किस आधार पे किया गया था और कैसे हुआ था। फिलहाल अगर किसी बच्चे को मालूम है इसका आंसर तो वो अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा।
फिलहाल हम चलते हैं इसके जवाब पर और देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है डिवाइडेड न्यूली डिस्कवर्ड लैंड बिटवीन स्पेन एंड पुर्तगाल। ये वो समय था जब हम ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलीज से हम स्पेन और पुर्तगाल को दो हिस्सों में बांट दिए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक फिडिशरी लाइन खींची गई और जिसमें ये दोनों अलग हो गए और दोनों का अपना अधिकार क्षेत्र भी बांट दिया गया था। क्या हुआ था वो देखते हैं। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलीज में एग्रीमेंट जो हुआ था वो स्पेन और पुर्तगाल के बीच में हुआ था। यहाँ पर आप देखेंगे कि किंग फर्डिनेंड सेकेंड ऑफ एरागोन एंड क्वीन इसाबेला फर्स्ट ऑफ कैस्टिल, ये कैथोलिक मोनार्च जो स्पेन को डील करता था। इनका जो समझौता हुआ वो किंग जॉन सेकेंड और पुर्तगाल के साथ हुआ था। इन दोनों ने क्या समझौता किया उस समय इन्होंने समझौता किया कि एक डिमार्केशन लाइन खींची जाए दो क्राउन्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करेगी न्यूली डिस्कवर्ड एरियाज के हिसाब से। इसमें जो ट्रीटी किया गया उसमें वर्ल्ड को एक इमेजिनरी नॉर्थ साउथ लाइन दिया जो अटलांटिक ओशन में खींच दी गई और जिसका प्रभाव क्या था, स्पेन रिसीव्ड लैंड वेस्ट ऑफ द लाइन व्हाइल पुर्तगाल रिसीव्ड लैंड ईस्ट ऑफ द लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर ये सुविधा मिली थी स्पेन को और दूसरी सुविधा जो मिली थी वो मिली थी पुर्तगाल। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत आगे काम करने वाली है। इस पे भी कम से कम हर पॉइंट्स पे एक क्वेश्चन अलग बन सकता है। इस ट्रीटी के द्वारा पुर्तगाल पूरे ब्राजील पे कंट्रोल पा गया। दिस ट्रीटी हेल्प पुर्तगाल टू कंट्रोल ओवर ब्राजील and after that it played major role in shaping European colonial expansion in other areas which are most important to that comparison to India। तो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो हमारा ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलीज 1494 में किया गया था वो स्पेन और पुर्तगाल के बीच में था। उसमें मेन जो फैक्टर था वो फैक्टर ये था कि एक डिमार्केशन लाइन खींच दी गई थी स्पेन और पुर्तगाल के बीच में, जिसमें जो नॉर्थ से साउथ के बीच में लाइन खींची गई थी अटलांटिक ओशन में खींचा गया था। जो वेस्ट ऑफ द लाइन था, जो लाइन के वेस्ट पार्ट में था वो सब स्पेन के हाथ में चला गया। जो ईस्ट लाइन था वो पुर्तगाल के हाथ में चला गया था। ये दो बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका रिलेशन बिल्कुल आसान हो गया, यानी आपने इसको तैयार कर लिए। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस समय कौन से राजा शासन कर रहे थे। तो कौन से राजा थे? किंग फर्डिनेंड सेकेंड ऑफ एरागोन और क्वीन इसाबेला, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? कैथोलिक मोनार्च व्हिच वाज सुप्रीमेसी ऑफ स्पेन। और दूसरा जो राजा था जॉन सेकेंड ऑफ पुर्तगाल। तो यहाँ पे पुर्तगाल वर्ड आराम से जुड़ा ही हुआ है तो इसमें कहीं कुछ सोचने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, सबको पता होगा। वास्को डी गामा रीच कालीकट इन 1498 AD ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हिच रूलर? जमोरिन ऑफ कालीकट, बी कृष्णदेवराय, सी जो है वो है महमूद बगेदार और डी है अलाउद्दीन हुसैन शाह। आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर सबको पता है, जमोरिन ऑफ कालीकट। ठीक है, तो उस समय राजा का ये नाम नहीं है। इतिहास के बुकों में जो मिलता है वो मिलता है कि उस समय राजा को जमोरिन के नाम से संबोधित किया जाता था। ये हम अगले में भी आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पुर्तगीज पॉलिसी कार्टेजाज एम एट, पुर्तगीजों का एक पॉलिसी था। अब आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि कार्टेजा जो प्रणाली थी वो किसने लागू की थी? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने लागू किया था कि
फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने लागू किया था कि न्यूनो डी कुन्हा ने लागू किया था, क्योंकि पूरी कहानी जो है इन तीनों के ही आसपास गुजरती है और इन तीनों से ही ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर आपको देखने की बात है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन क्या है कि कार्टेजा का एम क्या था। व्हाट इज और आर द एम ऑफ कार्टेजा। कार्टेजा मीन्स अ टाइप ऑफ लाइसेंस which sees all the ships to travel through sea with the cargo। तो यहाँ पर आपको देखना है कि रिलीजियस कन्वर्जन था या फिर कंट्रोल सी ट्रेड था, जो हमने अभी अभी आपको बता ही दिया बातों बातों में, या फिर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन था, या ट्रेनिंग इंडिकेशन सेलर्स थे। तो यहाँ पर सॉरी ट्रेनिंग इंडियन सेलर्स थे। तो यहाँ पर आपको सही जवाब आपके पास आ गया होगा। सही जवाब है कंट्रोल ऑफ सी ट्रेड थ्रू नेवल पासेस। क्या था कार्टेजा का मतलब, यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं। पुर्तगीज की जो कार्टेजा पॉलिसी थी वो इंडियन ओशन में 16 सेंचुरीज में एस्टैब्लिश की गई थी। इस सिस्टम के तहत एक लाइसेंस दिया जाता था। इस सिस्टम के तहत एक लाइसेंस दिया जाता था जिसे उस समय की भाषा में कार्टेजा कहा जाता था। आज के समय में हम उसको लाइसेंस या परमिट कह सकते हैं। विदाउट कार्टेजा या विदाउट लाइसेंस a ship could be seized, fined or destroyed। लेकिन ये डिस्ट्रॉय तब किया जाता था जब उनके सारे सामान को फुरफेच कर लिया जाता था, कॉन्फिस्केट कर लिया जाता था और उसके बाद उस जहाज को डुबो दिया जाता था। इसलिए यहाँ पे वर्ड आता है कि इफ शिप कैरी विदाउट कार्टेजा इन द रिलेटिव सी विच आर रिलेटेड टू द पुर्तगीज पावर, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी उसी के द्वारा लाई गई थी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत एक सी का पूरा जो दायरा था वो बना दिया गया था कि अगर इसके अंदर आप अपना कार्गो वाला जहाज लेके आते हैं तो हम आपके लाइसेंस को चेक करेंगे, which mean we have to check कार्टेजा। if you have no any कार्टेजा or if you have no any license or permit issued by Portuguese, then what can I do? Seize, fine और डिस्ट्रॉय योर शिप। तो ये चीजें यहाँ पर लागू होती है। अब यहाँ पे पॉलिसी का एम क्या था? पुर्तगीज मोनोपोली ओवर मैरीटाइम ट्रेड, पूरे समुद्रीय क्षेत्र पर पुर्तगालियों का कब्जा, पहला पॉइंट। फिर हेल्प पुर्तगीज कंट्रोल इंपोर्टेंट सी रूट्स लाइक गोवा, दीव एंड हार्मुज। जब हम आपको अफांसो द अल्बुकर्क पढ़ा रहे थे तो अफांसो द अल्बुकर्क में ये पॉइंट आया हुआ था, गोवा, दमन, दीव, हार्मुज। तो आपके दिमाग में ये भी चलना चाहिए कि when did it has captured by the अफांसो। तो आपके पास एक पूरा सीक्वेंस बन जाएगा और फिर आप आसानी से इस चीज को याद कर पाएंगे और आपके दिमाग में पूरी तरीके से सीक्वेंस बैठ जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाहता है। तो और इसमें एक अलग क्वेश्चन बन जाता है आपका कि सबसे पहले कार्टेजा कहाँ कहाँ लागू किया गया था, विच मीन्स कंट्रोल इंपॉर्टेंट सी रूट्स गोवा, दीव, हार्मुज एंड दमन। ठीक है। अब कार्टेजा सिस्टम को लागू करने का मकसद क्या था? दैट मीन्स अरब एंड इंडियन मर्चेंट्स strengthen Portuguese naval power, which was weakened by the help of कार्टेजा सिस्टम। यानी कार्टेजा सिस्टम के द्वारा अरब और भारतीय व्यापारियों के जो स्ट्रेंथ था, जो एक मजबूत पावर था, उसको खत्म कर दिया गया। इसीलिए आपको एक क्वेश्चन यहाँ और बन जाता है कि किसे माना जाता है पुर्तगीज पावर का बादशाह। तो पुर्तगीज पावर का बादशाह, आप एक बार फिर से यूट्यूब पे जाइए और मेरा सेकंड लेक्चर पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मेजर टूल जो था वो क्या था? इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन एंड कॉलोनियल डोमिनेंस इन एशिया।
तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके और मिल जाते हैं। व्हाट आर द मेन मिशन टू यूज कार्टेजास बाय द पोर्टुगीज इन इंडियन ओशन। तो ये आप भी दिमाग में बैठा लीजिए कि यहाँ से इस टॉपिक से या इस स्लाइड से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन इंडिविजुअली बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, कार्टेजा प्रणाली किसने लागू की थी। दूसरा आपको ध्यान रखना है कार्टेजा किन किन जगहों पे लगाया गया था। तीसरा आपको ध्यान में रखना है कार्टेजा लगाने वाला वायसराय या गवर्नर कौन था। चौथा आपको ये याद रखना है कि कार्टेजा का मतलब क्या होता है। और पांचवा पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि कार्टेजा किस पर्पज से लगाया गया था। 5 क्वेश्चन आपके यहाँ रखे हुए हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया। तो बहुत आसान है, इसमें कहीं कुछ सोचने की बात नहीं है, आप इसका आंसर बता भी दिए होंगे, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बैटल ऑफ दिउ 1509 established Portuguese supremacy in the Indian Ocean by defeating। यहाँ आपको बताना है कि बैटल ऑफ दिउ जो 1509 में लड़ा गया था वो किसकी सुप्रीमेसी को कहाँ स्थापित किया। तो ये भी आपको पता चल ही गया होगा और इसका सही जवाब है कंबाइंड फ्लीट ऑफ इजिप्ट, तुर्की, गुजरात एंड कालीकट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको बता दें कि बैटल ऑफ दिउ था क्या। ठीक है, बैटल ऑफ दिउ 1509 को लड़ा गया था। इसमें आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस बैटल के बाद ही फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत छोड़ दिया। और इस बैटल के पहले कौन सी बैटल हुई थी जिसमें उसका बेटा मारा गया था, उसके बेटे का नाम क्या था, ये सारी कहानी यहाँ पर आपको जोड़नी होगी, तभी ये व्यूज आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो बैटल ऑफ दिउ 1509 में लड़ा गया था, मेजर नेवल बैटल था जो कोस्ट ऑफ दिउ गुजरात में लड़ा गया था। क्लियर क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी, पुर्तगीज, एक तो पार्टी पुर्तगीज थी, दूसरा कंबाइंड फ्लीट था। कंबाइंड फ्लीट में मामलूक जिसे तुर्की कहा जाता है, तुर्किश ट्रेडर्स थे, सुल्तान ऑफ इजिप्ट थे यानी कि इजिप्ट के जो ट्रेडर्स थे, जमोरिन ऑफ कालीकट, कालीकट के व्यापारी थे जो जमीन को लीड करते थे, और सुल्तान ऑफ गुजरात यानी गुजराती व्यापारी थे जो सुल्तान ऑफ गुजरात के द्वारा लीड किया जाता था। ठीक है, तो इसको कंबाइंड फ्लीट कहा गया। दैट मींस दिस बैटल वाज फॉट बिटवीन पोर्टुगीज एंड कंबाइंड फ्लीट, इन विच कंबाइंड फ्लीट में कौन थे, इजिप्ट, तुर्किश, गुजराती एंड कालीकट के ट्रेडर्स। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको वो समझना है कि पुर्तगीज फ्लीट को इस समय लीड कौन कर रहा था, who was फ्रांसिस्को द अल्मेडा, द फर्स्ट पोर्टुगीज वायसराय ऑफ इंडिया, क्योंकि उसका बेटा इसके पहली लड़ाई में मारा जा चुका था और ये बहुत ज्यादा गुस्से में था, और गुस्से में होने के नाते इसने प्रण कर लिया था। वो वही हाल हुआ कि अभिमन्यु मारा गया, अर्जुन ने कहा ठीक है भाई, संध्या होने तक हम तुमको सारी सेना समेत खत्म कर देंगे। यहाँ भी वही हुआ, लड़ाई लड़ी गई और लड़ाई लड़ने के बाद इसने कसम खाई कि मैं इन सभी जितने भी कंबाइंड फ्लीट्स हैं उनको खत्म कर दूंगा और खत्म करने के बाद ही भारत छोड़ूंगा। ठीक है, ये कहानी मैंने पहले भी बता दी थी, यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ। The battle ended the decisive Portuguese victory, यहाँ पे पुर्तगीज विजयी हुए, और जो यहाँ पे कंबाइंड फ्लीट है वो कंबाइंड फ्लीट पराजय का सामना देखना पड़ा। और यहाँ पर जब पुर्तगीज जीत गए, जिन्होंने एक नेवल सुप्रीमेसी इंडिया में इस्टेब्लिश किया। तो who was responsible for the establishment of the naval supremacy in India? The man was Francisco de Almeida, not establishment of the real power in Portuguese power in India। ठीक है, तो रियल पावर में जब नाम आएगा तो वो नाम आएगा अल्बुकर्क का, एंड नेवल सुप्रीमेसी का जो नाम आएगा वो नाम आएगा अल्मेडा। तो ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात आता है कि भाई ये लड़ाई लड़ी गई, इससे फायदा क्या हुआ। तो फायदा ये हुआ कि अरब और इंडियन नेवल फोर्सेस को परास्त कर दिया गया और उनकी सुप्रीमेसी को भारत में हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, यानी अभी व्यापार करने के काबिल नहीं थे उस कोस्ट लाइन में। ठीक है,
उसके बाद क्या हुआ, इस बैटल के बाद पुर्तगीज को ओशन ट्रेड करने में सिक्योरिटी मिल गई और सारे के सारे स्पाइस ट्रेड उनके हाथों में खेलने लगे और वो ज्यादा अमीर बनने की तरफ बढ़े। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी आपके बन सकते हैं, हमें ज्यादा दोहराने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, चीजों को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुर्तगीज फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लागू किया गया था, ये आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आंसर आ गया आपको फ्रांसिस्को द अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कैप्चर्ड बाय द अफांसो द अल्बुकर्क। इसमें अफांसो द अल्बुकर्क के द्वारा कौन सा ऐसा प्लेस था, गोवा, मलक्का, हारमूज या कालीकट, जो कैप्चर नहीं किया गया था, है ना, कि अभी यहाँ पे नॉट कैप्चर्ड लिखा हुआ है। अब आंसर आ जाता है कालीकट। और जो कब्जा किया गया था वो कौन था, गोवा 1510, मलक्का 1511 एंड हारमूज 1515। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कैपिटल ऑफ पुर्तगीज इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कोचीन टू गोवा। तो ये सबको पता है 1510। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द पुर्तगीज इंट्रोड्यूस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया, टोबैको, प्रिंटिंग प्रेस, कैशियो, रेड चिलीज, है ना। तो यहाँ पे पुर्तगीज, अभी हमने नेक्स्ट लेक्चर जो आपको दिया है वो ज्यादातर लोग अभी उसको देखे नहीं है, जाके देख लीजिए तो आपका ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सीधे सीधे जो है वो पूरा जो इंट्रोडक्शन है या कंट्रीब्यूशन ऑफ द पुर्तगीज है उस नाम से लेक्चर बना है कि पुर्तगीज कौन कौन से कंट्रीब्यूशन किए थे इंडिया के लिए, कौन कौन सी फसल लेके आए, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी लेके आए, तो वहां से ये क्वेश्चन बना हुआ है, ये आपके ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है। तो यहाँ का जो सही आंसर है वो है आपका 1, 2, 3 एंड 4। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने आपको क्वेश्चन बता दिए कि इंडिया में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और केवल इंडिया ही नहीं बाकी भी एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और इतना पढ़ने के बाद तो आप कोशिश करिएगा, क्वेश्चन पेपर उठाइए, क्वेश्चन करिए, और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना क्वेश्चन डालिए।